आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन उसका रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन का क्या कहलाता है? इक्वेशन। तो सिंपल है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होंगे। उसी को लिख देते हैं, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब क्या हमें ज़रूरत पड़ी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? वैसे भी तो छोड़ सकते थे। एक लॉ ऑफ लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होते, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि बिफोर द चेंज एंड आफ्टर चेंज टोटल मास जो है वो सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2। तो यहाँ क्या बना हमारा? MgO। ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। तो यहाँ जो टोटल मास होगा और यहाँ जो टोटल मास होगा, तो मास क्या होगा आपका? डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन का मास और 1 मैग्नीशियम का मास। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का मास और 1 मैग्नीशियम का मास। इधर जो है जो टोटल मास होगा और इधर का जो टोटल मास, इधर का टोटल मास इज़ ग्रेटर देन क्या होगा आपका? इधर के टोटल मास से। इसका मतलब क्या हुआ? मास बीच में गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास तो कहीं गायब नहीं होता। जो आपने लिया है वही किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि एटम्स का ओनली रीअरेंजमेंट। केमिकल रिएक्शन भी यही कहती है कि एटम्स का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। ना कोई एटम बाहर जाता और ना बाहर से कोई एटम अंदर आता। तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करते हैं? सिंपली लिखेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन does not follow the law of conservation of mass। लॉ क्या है कि टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर चेंज ठीक। चेंज, यहाँ केमिकल इक्वेशन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, रिमेन सेम। तो ये लॉ कहता है कि टोटल मास जो है वो सेम रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सो वी नीड टू बैलेंस इट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, तो हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब आ जाते हैं हम बैलेंसिंग पर। पहले सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है प्लस हाइड्रोजन जो है वो भी गैसियस फॉर्म में हमने लिया, और यहाँ हमारा बना है NH3। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि एटम कितने हैं, किधर रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, उनको बैलेंस करना है। एटम कौन कौन से लिया हमने? एक नाइट्रोजन लिया है, दूसरा हाइड्रोजन लिया है। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? नाइट्रोजन है 2। इधर कितने नाइट्रोजन है? इधर है 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अब किसको सिंपली हम कर सकते हैं? अगर मैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपली 1 2 जा
2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, 2 और 2, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आसान ही है तो इसको पहले कर लेते हैं। तो तो प्रोडक्ट साइड में हमें करना है, जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई। पहले सिंपल इक्वेशन लिख लो, N2 गैस है प्लस H2 गैस है, और चेंज नहीं करना कहीं भी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखो क्या बना, NH3 नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2NH3 होल में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ ये नाइट्रोजन के साथ होगा, ये इसके भी साथ होगा और इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से लिखेंगे, फिर से यहाँ हम लिख लेते हैं एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एटम कौन कौन सा है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, अब इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में कितने, अब ये होल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब क्या लिखा जाएगा, 6। अब सिंपल है, अब 2 को मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 6 है और ये भी 2 3 जा, ये भी 6 हो जाएगा। अब जहाँ हाइड्रोजन है किधर, रिएक्टेंट साइड में, वहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से। तो नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3H2 और यहाँ क्या हो गया हमारा 2NH3। देख लो एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने, नाइट्रोजन 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 2, यहाँ 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, बैलेंस्ड। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आयरन हमने लिया प्लस H2O, ये बना है Fe3O4 प्लस H2। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ लिखेंगे एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एटम क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में जो है आयरन कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ एक टिप्स है, टिप क्या है कि अब देखो अनबैलेंस कौन कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, नहीं आयरन भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। अब इसको भी हम कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। किसको पहले करेंगे, आयरन, यहाँ देखो Fe जो लिखा हुआ है वो सिंगल है और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो कंपाउंड के साथ, यहाँ भी क्या है, कंपाउंड के साथ है। तो जो फ्री होता है या जो सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ होता है उसको हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो पहले किसको करेंगे हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और कितने से करेंगे, 4 से। रिएक्टेंट साइड में जहाँ भी ऑक्सीजन है वहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, Fe प्लस 4H2O और यहाँ बनेगा हमारा Fe3O4। बाकी रिएक्शन में चेंज नहीं करना है, जहाँ मल्टीप्लाई होगी वहीं मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। अब उसके बाद अब देखो फिर से एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट, Fe है, H है और O है। रिएक्टेंट में कितना, 1, यहाँ पे 3, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में चेंज आ गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। और इधर हाइड्रोजन में कोई चेंज ही नहीं आया, इधर 2 ही रहे हैं। ऑक्सीजन जो है इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, 4 और इधर कितने हैं, 4, ये बैलेंस हो गया। अब एक चीज़ और अनबैलेंस है हमारे पास, अब हाइड्रोजन है और
आयरन है, तो आयरन सिंगल है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Fe+4H2O और यहाँ से Fe3O4 और प्लस, अब देखो जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4H2। अब फिर से देख लो एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। एटम्स क्या है, Fe है, H है, O है। अब रिएक्टेंट में Fe कितना है, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8, इधर कितने हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। अब ये है सिंगल, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Fe+4H2O और गिव्स Fe3O4 और +4H2। अब देखो 3 आयरन 3 आयरन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है, इसके भी साथ है, और इधर भी जो है वो 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। तो इस टाइप से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने कुछ मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें कम्बिनेशन थी, डिस्प्लेसमेंट थी, डबल डिस्प्लेसमेंट थी, डिकम्पोजिशन थी। अब सम अदर कहो या अदर टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ये उन्हीं के एग्जाम्पल हैं जो हम पहले पढ़ आ रहे हैं, लेकिन ये इनको जो है दूसरा नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ और अलग से जो है वो प्रॉपर्टी आ गई है। अदर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशन होती हैं, आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो एग्जिट, एंडो एंटर, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। थर्म का मतलब होता है हीट, तो ये एक्सोथर्मिक यानी कि हीट जो है वो एग्जिट बाहर निकली, एंडोथर्मिक यानी कि हीट जो है अंदर आई। सिंपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक उसको बोलते हैं जिसमें हीट जो है वो एंटर होती है। तो यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखेंगे आप, दोज केमिकल रिएक्शंस which are takes place by the releasing of एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ होगी किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, या और अदर फॉर्म कोई सी भी हो। तो यहाँ जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं आपकी, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्ज़ाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, शायद पहले भी ये एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था तुम लोगों को, प्लस H2O। अगर हम ये इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। इसको वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, जब इसको हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। हीट को डेल्टा के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को जो है सिंपल हीट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चूना, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसके जो है वो इसके अंदर जब आप पानी डालोगे तो पानी डालते ही ये क्या बना लेता है आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। और यहाँ से क्या होगा, अगर जिस बर्तन में आपने पानी डाला है उसको बाहर से छू के देखोगे आप, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से रिलीज़ होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो हॉट हो जाएगा, तो हॉट होने का मतलब क्या है, अपने अंदर से हीट रिलीज़ कर रहा है। तो इसकी हीट जो है वो, इसमें हीट थी जो, वो इसने क्या कर दी, रिलीज़ कर दी। तो रिलीज़ करने के बाद जो है वो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एंटर होती है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस which are takes place by the absorption of energy। अब इसमें कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, हीट हो सकती है। जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे हमने पढ़ा था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्विक लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम है, ये लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन को ही हम डिकम्पोज करके जो है वो क्विक लाइम बनाते हैं। अब इसको क्या देंगे हम, हीट के लिए हम ये सिंबल, इसको बोलते हैं डेल्टा, ये सिंबल हम लगा सकते हैं। इसको हम हीट देंगे, या सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaCO3 और सॉलिड फॉर्म में, प्लस हमने इसको क्या दिया, हीट। अगर रिलीज़ होगी तो प्रोडक्ट साइड में लिखी जाएगी, अगर दी जाएगी हीट तो रिएक्टेंट साइड में लिखी जाएगी। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये क्या है, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। यहाँ पे CaO प्लस CO2, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने पहले कराया है, लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या रिडॉक्स रिएक्शन। इनके कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन ऐड किया हमने, CO2, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, कार्बन का। N2 प्लस H2 NH3, रिडक्शन हुआ किसका, नाइट्रोजन का। रिडॉक्स रिएक्शन,
oxidation and reduction reaction called oxidation. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस H2। अब यहाँ देखो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। हाइड्रोजन टू H2, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये उल्टा है, जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस which reduced in reaction called oxidizing agent. Reducing agent, the substance which oxidize इन केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब अबव इक्वेशन में क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का, तो ये क्या कहलाएगा आपका, H2। अब ऐसा क्यों है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को क्या कराया, रिड्यूस कराया, खुद तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे को क्या करा दिया, रिड्यूस। क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, इसलिए हाइड्रोजन ने किसी काहे का काम किया, रिड्यूस कराने का, इसलिए इसको क्या कहा गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही इसका अपोजिट देखो, हाइड्रोजन के साथ हमने किसको रिएक्ट कराया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड खुद तो रिड्यूस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन को क्या करा दिया उसने, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। तो कॉपर ऑक्साइड ने इसको क्या कराया, ऑक्सीडाइज, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन का जो डेली लाइफ में इफ़ेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। कोरोजन, आपने सुना होगा, कोर्ड होना। जनरली मेटल में क्या हो जाता है आपका, कोरोजन हो जाता है। तो एयर की प्रेजेंस में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में या अदर केमिकल सच एज एसिड हो गया, उनकी प्रेजेंस में मेटल क्या हो जाता है, कोर्ड हो जाता है, और ग्रेजुअली वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे जो है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कोरोजन कहलाएगा। It is the process in which metals are eaten up
gradually by the action of air and moisture called corrosion. एग्ज़ाम्पल, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट का जो फॉर्मूला है, मेटल, आयरन क्या है? मेटल। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा उसका, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसकी क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। Fe2O3 एंड XH2O। ये X जो है वो एक नंबर है, ये कितना भी हो सकता है, 2, 3, 5, 6, कितना भी हो सकता है ये। तो आयरन का ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड, 3rd ऑक्साइड, और उसके साथ अटैच हैं वाटर मॉलिक्यूल। कहाँ से आई है? मॉइस्चर से। वे टू प्रिवेंट कोरोजन, कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग पेंट। या रस्ट को कैसे करेंगे? पेंट अप्लाई कर दो आयरन के आर्टिकल पर, तो क्या होगा? वो एक कोटिंग हो जाएगी एयर और मेटल के बीच। तो वो जो कोटिंग होगी वो इंसुलेटिंग कोटिंग होगी, जिससे कि जो एयर है या ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, किसके साथ? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से रस्ट नहीं होगा आपका। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन मेटल्स टूल। जैसे देखा होगा नट बोल्ट वगैरह जो है उनको ऑयल में रखा जाता है, या उनके ऊपर ग्रीस जो है वो अप्लाई, उससे भी रस्ट जो है वो बचा रहता है आपका। बाय अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। देखा होगा जो हैंडल्स वगैरह होते हैं उन पर जिंक की कोटिंग होती है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी कोटिंग अप्लाई करते हैं किस पे? ऑन द मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये भी जो है वो कोरोजन से बचाने का एक वे है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। रेंसिडिटी देखा होगा आप लोगों ने, फूड को, खाने को अगर हम 2-3 दिन रख दें तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। किसकी वजह से होता है? जो फूड के अंदर जो ऑयल्स प्रेजेंट होता है या फैट प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और उसके ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो है उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं आपका। इट इज़ द प्रोसेस इन विच fat and oils present in the food get oxidized by oxygen। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट रहती है? एयर के अंदर। एंड हैव अनप्लीजेंट, अच्छी ना लगने वाली, स्मेल एंड टेस्ट।
तो इसमें क्या होता है रेंसिडिटी में कि अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी जो है वो ख़राब हो जाता है फूड का। अब इसके भी जो है वो प्रिवेंशन है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पहला जो है वो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड में जो है हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड और रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन करा देंगे उसका। तो यहाँ पे जो है 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिख दे रहा हूँ मैं, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसकी फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो क्या करेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है आपका, बाय पैकिंग fats and oils containing food in या ऐसे लिखो, by packing the foods in the packet which contain nitrogen। देखा होगा आप लोगों ने, जो चिप्स वगैरह, कुरकुरे या और भी अदर फूड मटेरियल्स आते हैं, वो जिस पैकेट में पैक होते हैं उसके अंदर क्या भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगी फूड पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं हम उनको। दूसरा क्या करेंगे आपका, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। और दूसरा बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर में भी कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज़ कर देता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हो गया आपके चैप्टर का दी एंड। यहाँ जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि एक क्लास रखेंगे।